नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नुक्स। माँ जी, आप चखकर बताना कि आज सब्जी कैसी बनी है। सब्जी में मसाले बराबर डले हैं या नहीं। दीप्ति ने बड़े उत्साहित होते हुए अपनी सास दामिनी जी से पूछा। चखना क्या है? वही रोज की जैसे सब्जी बनाई होगी, जिसमें ना मिर्ची ना नमक और ना ही तेल, बस बीमार आदमी के जैसी सब्जी जिसे खाकर मन ही खराब हो जाए। दामिनी जी ने मुंह सिकुड़ते हुए कहा। दीप्ति रोज अपने हिसाब से सब्जी बनाती, लेकिन अपनी तारीफ सुनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ही रह जाती। अरे माँ, एक बार चखकर तो देखो। सच में दीप्ति ने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। आप भी उंगलियां चाटती रह जाओगी। दीप्ति के पति रमन ने सब्जी चखते हुए कहा। हाँ, तू तो रहने ही दे। तुझे तो अपनी बीबी के तारीफ के पुल बांधने होते हैं। तू मुझे सिखाए कि सब्जी कैसी बनी है कैसी नहीं। जब मैंने बिना चखे और रंग देखकर कह दिया कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है, तो बस नहीं बनी है, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। दामिनी जी ने चिढ़ते हुए कहा। बहुत देर से दामिनी जी की बातें सुन रहे पति मनोज जी ने कहा। दामिनी जी, आप शायद गलत कह रही हैं। सब्जी के रंग को देखकर उसकी योग्यता का अनुमान लगाना गलत है। बिना चखे ही आपने कह दिया कि सब्जी ठीक नहीं बनी है। एक बार मेरे कहने पर जरा सब्जी चख भी लो, फिर अपनी राय देना। और अगर बहू को सब्जी नहीं बनाना आता तो तुम भी तो उसे सिखा सकती हो। यह सुनकर तो दामिनी जी का पारा चढ़ गया। लगता है बहू ने आप पर भी जादू कर दिया है। मतलब मेरी बात तो आप लोगों को गलत लग रही है, और भला मैं क्यों सिखाऊं इसे। रिश्ता तय करते वक्त इसकी माँ ने कहा था कि मेरी बेटी को घर का सारा काम आता है और खाना तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। लेकिन आज क्या हुआ? उस वक्त झूठ क्यों बोला? सच ही कह देती कि मेरी बेटी को सब्जी बनाना नहीं आता। मैं कौन सा इतनी सी बात के लिए रिश्ता तोड़ देती। दामिनी जी बेमतलब की बातें कर यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि बहू दीप्ति अच्छा खाना बनाती है। घर में सभी दीप्ति के खाने की तारीफ करते थे, लेकिन एक सास ही उसके खाने में नुक्स निकाले बिना नहीं रहती थी। सभी दामिनी जी को समझाते समझाते हार गए थे, लेकिन दामिनी जी समझने वालों में से नहीं थी। लेकिन दीप्ति ने भी ठान लिया था कि वो भी सब्जी के माध्यम से ही अपनी सास के दिल में जगह बनाकर ही रहेगी। एक दिन की बात है, घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। उनके लिए खाने की तैयारी करनी थी। दामिनी जी ने दीप्ति से कहा। देखो बहू, आज घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो तुम खाने की तैयारी शुरू कर दो। देख लेना क्या बनाना है क्या नहीं। यह सुनकर दीप्ति ने कहा। माँ जी, वैसे भी मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है, खासकर सब्जियाँ तो मुझसे बीमार आदमियों के खाने के जैसी बनती हैं, जिसमें ना मिर्ची ना नमक और ना ही तेल ठीक से डलता है। क्या ऐसी सब्जी मेहमानों के सामने ठीक लगेगी? आप ही मेहमानों के लिए खाना बना लो, मुझे और कुछ काम बता दीजिए। दीप्ति ने मौके पर अपनी बात कही। यह सुनकर दामिनी जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अकेले इतने सारे मेहमानों के लिए खाना कैसे बनेगा? जब से दीप्ति बहू बनकर इस घर में आई, तब से किचन का काम तो छूट सा गया था। बस दीप्ति के कामों में नुक्स निकालने का काम रह गया था। अब तो दामिनी जी के जान पर बन गई। अरे बहू, तू सच में बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। वो तो क्या है ना, तू कहीं मेरे सिर पर ना नाचने लगे, इसलिए तेरी बनी सब्जियों में नुक्स निकालती हूँ। सच में तू तो अन्नपूर्णा है। दामिनी जी ने कहा। माँ जी, काम निकलवाने के लिए मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज तो आप मेरी तारीफ कर रही हो, कल फिर वहीं आप मेरे कामों में नुक्स निकालने लगोगी। मैं सब जानती हूँ आपको। दीप्ति ने भी थोड़े भाव खाते हुए कहा। नहीं नहीं बहू, मैं सच कह रही हूँ, दामिनी जी ने कहा। दीप्ति ने भी सोचा, चाहे कैसी ही तारीफ की हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश ही थी अपनी सासू माँ से तारीफ सुनने की। चलो ये ख्वाहिश पूरी तो हुई। दीप्ति ने बिन भाव खाए मेहमानों के लिए खाना बनाने में जुट गई। माँ ने भी मदद की और दोनों ने मिलकर जल्दी ही खाना तैयार कर लिया था। मनोज जी और रमन मेहमानों को लेने स्टेशन गए थे।
वो मेहमानों को लेकर आए। पहले तो बहू दीप्ति ने चाय नाश्ता करवाया, फिर थोड़ी देर बाद टेबल पर खाना लगा दिया। मेहमानों ने खाना खाया और सच में सभी ने खाने की खूब तारीफ की। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रिपोर्ट। बहू को खूब दूध मलाई खिलाओ, हष्ट पुष्ट बेटा होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर कुसुम बहन, इस बार तो बेटा ही होना चाहिए। मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियां खिलाई है अपनी बहू को। बाबा जरूर मेरी प्रार्थना सुनेंगे। हाँ, फिर तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाना वापस आने के बाद। और घी शक्कर से काम नहीं चलेगा। मैं तो खास तोहफा लूँगी। हाँ हाँ, तुम नहीं बदलोगी। मैंने तो सब सोच रखा है क्या क्या करना है। पोते को मुँह दिखाई में ही सोने का कड़ा पहनाऊँगी और बहू को सोने का हार। लेकिन इसके लिए तो तुम्हें पहले से खरीद कर रखना होगा। हाँ हाँ, मेरी पूरी तैयारी है। अगले महीने ही बहू की डेट है। एक दो दिन में जाकर ले आती हूँ। सुनीता एक छोटे से गांव में रहने वाली, बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया कि आज बेटा विदेश में नौकरी करता है। सुनीता की पहले से एक पोती है। उसे विश्वास है और इस बार होने वाला बच्चा लड़का ही होगा। गांव के माहौल से आई, अंधविश्वास को छोड़ ना पाई। बरखा और अंकित अस्पताल से रिपोर्ट लेकर लौटते हैं। अंकित ने कहा, माँ देखो, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने कहा है जन्म के समय जन्म प्रमाण पत्र बनेगा जिसमें बच्चे का नाम लिखना होगा। तो हम अभी से नाम सोच लेते हैं। हाँ बेटा, मैंने तो नाम पहले से ही सोच रखा है। अच्छा, क्या नाम सोचा है माँ? युवराज नाम रखेंगे हम उसका। हमारे कुल का राजकुमार होगा वो। लेकिन माँ, यह तो लड़के का नाम है। हाँ, तो लड़का ही होगा ना? नहीं माँ, रिपोर्ट में आया है कि हमारी बिटिया होने वाली है और हमें अपनी बिटिया का नाम पहले से सोच कर रखना होगा और जन्म के समय वहाँ लिखवाना होगा। ये रिपोर्ट झूठी है। तुम फिर से अल्ट्रासाउंड कराओ। हो ही नहीं सकता, लड़की हो। मैंने बहू को दूध में मिलाकर लड़का होने वाली दवाइयाँ खिलाई है और एकदम विश्वसनीय है। तुम बेटा फिर से एक बार करवा लो, देखना रिपोर्ट में लड़का ही आएगा। और जल्दी ही करवा लो, तुम्हें नाम भी तो रखना है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कौन सी दुनिया में रहती हो? कोई दवाई खाने से पेट के अंदर बच्चे का लिंग नहीं बदल जाता है। ये सारी अंधविश्वास वाली बातें हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और तुम अभी भी इन बातों में उलझी हो। देखो माँ, अपनी आँखों से देखो। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है फीमेल चाइल्ड। अरे इतना पढ़ी लिखी होती तो घर पर ही क्यों पड़ी रहती? मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती। तुम बेटी का नाम सोच लो। मैंने तो बेटे का नाम सोच लिया है। अब जिस दिन बच्चा हो उस दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। अंकित ने ज़्यादा बहस करना सही नहीं समझा और उस पल का इंतज़ार किया जब बरखा की गोद में एक और बिटिया ने अंगड़ाई ली। अब तो सुनीता को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। वो मनमसोस कर रह गई। अब जो आ गया उसे बदला नहीं जा सकता। जितने ख्वाब उसने देखे थे सब चूर हो गए। अपने मोहल्ले में क्या मुँह लेकर जाऊंगी, ऐसी बातें मन में आने लगी। रिश्तेदारों के फ़ोन आने पर भी फ़ोन नहीं उठाती। आखिर उन्हें क्या जवाब दूंगी, यह सोचकर सुनीता अपने मन में सिर्फ पोते की छवि बनाकर रखी थी, इसलिए बेटी होने पर उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। शुरू शुरू में सुनीता बरखा का सामना ही नहीं करती थी। एक दिन बरखा के पास आई तो बरखा ने बेटी को सुनीता की गोद में दे दिया। छोटे से बच्चे को गोद में लेकर सुनीता की भावना ही बदल गई। मुस्कुराता मासूम सा चेहरा दादी की ओर निहार रहा था। कोमल कोमल हाथ जब दादी के चेहरे पर पड़े, दादी का ममत्व भी जाग उठा। उसने सोचा, मैं कितनी गलत थी। बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं। मैं बेटा बेटी के चक्कर में पड़कर क्या पाप कर रही थी जिसके लिए स्वयं भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करते। सोचते हुए सुनीता बच्चे को खूब दुलार करने लगी। अरे मेरी छोटी, मेरी लाडो, दादी की गोद में आई, देखो देखो, इसकी नाक तो बिल्कुल मेरे जैसी है।
यह तो मुस्कुराते भी मेरी जैसी है। लोग तो मरने के बाद रूप लेकर आते हैं, यह तो जीते जी मेरा स्वरूप बनकर आई है। दादी को अपनी पोती के साथ ऐसा खेलता और बात करता देख बरखा और अंकित बहुत ही प्रसन्न हुए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।